Welcome all of you to the platform of Physics Wala. We are in Siti's batch for those who are preparing for IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम, राइट? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बायोकेमिस्ट्री का ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। दो चीज, एक तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन एडिशन टू दैट वी विल आल्सो डिस्कस सम ऑफ द मॉडल क्वेश्चंस, सम ऑफ द न्यू क्वेश्चंस व्हिच यू मे एक्सपेक्ट इन बायोकेमिस्ट्री पार्ट, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया है बायोकेमिस्ट्री से, इन एडिशन टू दैट कुछ नया मॉडल क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी बायोकेमिस्ट्री सेशन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा सेशन। या सो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। So we are in part 1. We are in part 1. There will be part 2 as well because biochemistry, as you know, biochemistry बहुत सारे biochemistry का जो part है that will cover maximum weightage of your exam. So in one session it will be very difficult to cover up everything. Okay, so let us start today's session of part 1. Let us see. Look at the first question. The sequence of a polypeptide that forms a transmembrane helix is shown below. Okay. Now the question is, which one of the following segments of the peptide is most likely to span the membrane? तो यहाँ पे कुछ पार्ट दिया हुआ है, मान लीजिए कि ग्लूटामिक एसिड 3 टू ग्लाइसिन 22, वैलिन 5 टू एलानिन 25, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आपको देखना है कि कौन सा पार्ट है जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स फॉर्म करेगा। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स? देखो, अगर ए मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है, ए हो गया आपका ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स, तो N to C, so this will be transmembrane helix, this will be another transmembrane helix, so these are transmembrane helix। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट है जो कि ऐसे पार्ट बनेगा। ठीक है, तो एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। टू फॉर्म अ ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स, व्हाट विल बी द नेचर? नेचर इज दिस पार्ट शुड बी हाइड्रोफोबिक, this part should be hydrophobic. Now the question is, do you think all the amino acids will be hydrophobic? Is it possible? No. Majority will be hydrophobic. Majority. Okay. So majority of this part should be hydrophobic. So यहाँ पे जितना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन हमको चुनना है? कौन सा ऑप्शन will be the best one? The one which will have maximum hydrophobic amino acids. So to answer these questions, you have to be very particular about the nature of the amino acids. ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरली 20 अमाइनो एसिड से डील करते हैं। ये जो 20 अमाइनो एसिड्स है, इन अमाइनो एसिड में से कि कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट इज वेरी बेसिक थिंग in your protein biochemistry, and if you are done with this, let me tell you, you can solve many questions on protein biochemistry, which will be an integral part of your biochemistry as well, of course, right? So let us go into this. So यहाँ पे जो फर्स्ट है लिखा हुआ है ग्लूटामिक एसिड 3, ग्लूटामिक एसिड 3 टू ग्लाइसिन 22, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड 3 यहाँ पे है एंड ग्लाइसिन 22 यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कितना अमाइनो एसिड है जो कि हाइड्रोफोबिक। अच्छा देखो, एक है वैलिन, राइट, ल्यूसिन, एलानिन, then phenylalanine, then proline, then isoleucine, leucine, isoleucine, right? So yeah, glycine को भी आप ले सकते हो hydrophobic amino acids की तरह, but sometimes it is not considered in that sense. Okay, so we will not consider glycine. So generally how many amino acids you are getting? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन मैं बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? तो यहाँ पे 9 अमाइनो एसिड्स है जो कि हाइड्रोफोबिक है। तो चलिए इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें देख लेते हैं। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, राइट? वैलिन 5 यहाँ से शुरू होगा, एलानिन 25, 21 22 23 24 25 यहाँ तक है। ठीक है, बस देख लेते हैं कि कितना एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कितना है? 1 एंड 2, वैलिन एंड एलानिन, ये है 2 एक्स्ट्रा, राइट? तो शुरू हो रहा है इधर वैलिन से, तो यहाँ पे ऑलरेडी 9 था, 9 के बाद और 2 ऐड हुआ, तो हियर इट विल बी 11, राइट? यहाँ पे 11 होगा। नेक्स्ट
तीसरा कुछ कलर और चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर कर लेते हैं। ग्लूटामिक एसिड 15, 11, 12, 13, 14, 15 ए हो गया ग्लूटामिक एसिड 15। एलानिन 34, 31 अगर हुआ ल्यूसिन, सॉरी 31 होगा आइसोलेशन, 32, 33, 34, 35। अच्छा ए हो रहा है 34, राइट। तो ए हो गया, यस ए हो गया अप टू 34, राइट। अच्छा चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कितना सारा अमाइनो एसिड्स है जो कि हाइड्रोफोबिक। ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, देन आइसोलेशन हो गया, वैलिन हो गया, राइट। अच्छा तो कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। ये हो गया 12, राइट। 12 क्योंकि ये था, ये 15 यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 15, ये 34। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे हो गया 12, राइट। अच्छा चले इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे है फिनाइलएलानिन 21, ओके फिनाइलएलानिन 21 यहाँ पे है, और हो गया अर्जिनिन 40 तक, अर्जिनिन 40 तक, यहाँ से यहाँ तक, ओके ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, आइसोलेशन है, बस एक एक्स्ट्रा होगा आइसोलेशन, ओके। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे सिर्फ 9 हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 9 हो रहा है, ठीक है। तब देखो कौन सा कैंडिडेट होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हो, वो होगा ऑप्शन 3, राइट। ग्लूटामिक एसिड 15 टू एलानिन 34, isn't it? Yes, that will be your answer. Okay, yeah. Next, the precursor for the synthesis of aromatic amino acid. Aromatic amino acid जब synthesis होता है उसका precursor कौन होता है? Which of the following amino acid is the precursor? Right? देखो precursor phosphoenol pyruvate, pyruvate, oxaloacetate and alpha ketoglutarate. अगर आप सिकिमिक एसिड पाथवे को याद करते तो देन आपको पता चलेगा कि ये जो फॉस्फोइनल पायरुवेट है दैट एक्ट्स एज प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एक बार देख लेते हैं कि वो वो पाथवे कैसे है, वो पाथवे दिखते कैसे। ये है फॉस्फोइनल पायरुवेट, राइट। इनके साथ जब एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट ऐड हो जाता है, एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट जब ऐड हो जाता है तब it will form sikimic acid, right? Then sikimic acid to corismate, corismate to tryptophan, this side sorry via anthranilate, and this side to tyrosine and phenylalanine, ठीक है। देखो ये जो पाथवे है यहाँ से आपको ये जो फॉस्फोइनल पायरुवेट है that will be involved and that will act as precursor for the synthesis of tryptophan, tyrosine and phenylalanine. Okay, so please keep in mind that phosphoenol pyruvate acts as precursor for the synthesis of aromatic amino acids, right? Next question number 3. देखो, the substrate saturation profile of an enzyme that follows Michaelis-Menten kinetics is depicted in the following figure. Okay, what is the order of the reaction? What is the order of the reaction in the concentration range between 0.8 to 1.4 molar? Okay, अच्छा एक बार देख लो, ये जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिया हुआ है इसका बोला है कि 0.8 टू 1.4 मोलर जो रेंज है, 0.8 है यहाँ पे, 1.4 है यहाँ पे, ये जो रेंज है इसका जो रिएक्शन चल रहा है, राइट। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एट व्हिच सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेंजेस फ्रॉम 0.8 टू 1.4 मोलर, राइट। तो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट यहाँ पे चल रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है, ये पार्ट कौन सा ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, हाँ कि नहीं, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, राइट। बहुत आसान है, यस दिस विल बी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोफाइल्स रिप्रेजेंट द फेनोमेनन ऑफ कोऑपरेटिविटी? कोऑपरेटिविटी कौन सा जो फेनोमेनन है वो फॉलो करते हैं? देखो एक चीज याद रखो, किसी एंजाइम का 2 चीज होता है, एक है उसका कैटालिटिक पार्ट,
या तो उसका रेगुलेटरी पार्ट। अगर उसका कैटालिटिक पार्ट को आप एनालाइज कर रहे हो, दैट विल गिव यू दिस, मींस हाइपरबॉलिक। ठीक है, दैट विल गिव यू हाइपरबॉलिक। अगर उसका रेगुलेटरी पार्ट देख रहे हो, दैट विल गिव यू सिग्मोइडल। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, जब आप कैटालिटिक पार्ट को एनालाइज कर रहे हो एंजाइम का, दैट विल गिव यू हाइपरबॉलिक कर्व। जब आप रेगुलेटरी पार्ट देख रहे हो, दैट विल गिव यू सिग्मोइडल। ये जो कोऑपरेटिव नेचर है, दिस इज नथिंग बट रेगुलेटरी पार्ट, दैट इज नथिंग बट रेगुलेटरी, right? So when you are analyzing the regulatory part in terms of their cooperativity, right? So that should give you sigmoidal nature. Now tell me, out of these four, which one gives you sigmoidal nature? This is the one which will give you sigmoidal nature, right? देखो, this is sigmoidal nature. ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यस, प्लीज इसको याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो, which one of the following graphs represents uncomparative inhibition? Which one of the following graphs represents uncomparative inhibition, right? अच्छा, uncomparative inhibition में होता क्या है? क्या होता है uncomparative inhibition में? जो uncomparative inhibition होता है, यहाँ पे आपका जो Vmax है एंड Km है, देखो Vmax डिक्रीज हो जाएगा एंड Km will also डिक्रीज्ड। ओके, दोनों डिक्रीज हो जाएगा अनकंपैरेटिव इनहिबिशन में। आपका Vmax भी डिक्रीज हो जाएगा, आपका Km भी डिक्रीज हो जाएगा। कितना? Vmax बाई अल्फा, Km बाई अल्फा, बाई अल्फा फैक्टर। डिक्रीज मतलब बाई, इंक्रीज मतलब मल्टीप्लाइड, इजंट इट? जब हम लोग कंपैरेटिव इनहिबिशन का बात करते हैं, कंपैरेटिव इनहिबिशन में क्या होता है? Vmax ही रहता है एंड Km विल बिकम अल्फा Km। What do you mean by this? Alpha K मतलब alpha factor will be multiplied. Alpha factor will be multiplied to Km. That means Km value will be increased. अगर alpha factor देके आप Vmax को डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? Vmax will be decreased. अगर alpha factor देखो देके आप Km को डिक्रीज कर रहे हो, so what will happen to Km? Km will be decreased, right? तो यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं? अनकंपैरेटिव इनहिबिशन का। अनकंपैरेटिव इनहिबिशन में क्या होता है? Vmax एंड Km दोनों बोथ विल बी डिक्रीज्ड, राइट? तो चलिए देखते हैं। अच्छा, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, दिस ग्राफ लुक्स लाइक लाइन-वीवर बर्क प्लॉट, एलबी प्लॉट। दिस इज नॉट माइकलिस मेंटेन, दिस इज लाइन-वीवर बर्क। कैसे आपको पता चलेगा? देखो, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में क्या होता है? देखो, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में क्या होता है? V वर्सेस S होता है, ठीक है? एंड जो एलबी प्लॉट होता है, यहाँ पे 1/V वर्सेस 1/S होता है। दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है? दोनों में यही डिफरेंस है। यहाँ पे होगा V वर्सेस S, यहाँ पे होगा 1/V वर्सेस 1/S, राइट? अच्छा, यहाँ पे अब मैं बता रहा हूं, देखो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बेसिकली 1/Vmax, दिस पॉइंट इज बेसिकली 1/Vmax, राइट? यहाँ पे भी है 1/Vmax, यहाँ पे भी है 1/Vmax, यहाँ पे भी है, ये सब 1/Vmax है, ये 1/Vmax। अच्छा, इधर वाला जो पॉइंट है ये क्या है? दीज आर 1/Km, 1/Km। यहाँ पे भी है, देखो 1/Km, ये सब 1/Km है, राइट? अच्छा, एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स अनकंपैरेटिव इनहिबिशन? तो अनकंपैरेटिव इनहिबिशन का फीचर्स क्या है? जिसका Vmax भी कम हो एंड Km भी कम हो, राइट? अगर दोनों का Vmax भी कम होना चाहिए एंड Km भी कम होना चाहिए, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? यहाँ पे देखो, फर्स्ट मैं बता रहा हूं कैसे आपको बाकी जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना है। देखो, ये जो ग्राफ बी है, इसका बस 1 पॉइंट है Vmax, इसका मतलब क्या है? अच्छा, पहले एक देखो, ये जो 2 लाइन दिया हुआ है, जो डॉटेड लाइन है, दैट मीन्स हियर इट रिप्रेजेंट्स विथ इनहिबिटर, जो स्मूथ लाइन विदाउट इनहिबिटर, ये तो एक हो गया। अच्छा, यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, इसका मतलब चाहे इनहिबिटर हो चाहे इनहिबिटर ना हो, मतलब इनहिबिटर है एंड इनहिबिटर माइनस है एंड इनहिबिटर प्लस है, ठीक है? तो दोनों में Vmax सेम हो रहा है, दोनों में Vmax सेम हो रहा है। इसका मतलब क्या है?
तो Vmax remains unchanged. अगर दोनों का Vmax सेम हो रहा है इसका मतलब Vmax remains unchanged. बट अनकंपेरेटिव इन्विशन में क्या हम लोग देखते हैं, Vmax कम होना चाहिए. तो दोनों का अगर Vmax सेम हो रहा है तो ये जो ऑप्शन बी है दैट इज इनकरेक्ट, राइट. अच्छा, यहां पे देखो, यहां पे ये जो ऑप्शन डी है, यहां पे क्या है, विथ इनहिबिटर मतलब ऐसे प्लस, विदाउट इनहिबिटर मतलब ऐसे इनहिबिटर माइनस, राइट. अच्छा, यहां पे के एम जो देखो, दोनों दो पॉइंट है, के एम 1/km इधर है, 1/km इधर है. ठीक है, इन दोनों का हम लोग देखेंगे, अच्छा, यहां पे देखो जो ऑप्शन ए है, यहां पे भी है 1/Vmax, यहां पे भी है 1/Vmax. तो यहां पे अब देखो किसमें इनहिबिटर, जिसमें इनहिबिटर है मतलब इनहिबिटर प्लस इनहिबिटर माइनस, किसमें Vmax कम होगा, जिसमें इनहिबिटर हो, मतलब जो अनकंपेरेटिव इनहिबिटर हो, राइट. तो चलिए देख लेते हैं यहां पे जो है. अच्छा, और एक चीज देखो, ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी का दोनों में 1/km सेम पॉइंट हो रहा है. मैं पहले आपको बता रहा हूं कि कैसे दूसरा ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप बाद में जाके आपका जो फाइनल ऑप्शन है उसमें जाके आप करेक्ट कर सकते हो कि हाँ दिस इज माय फाइनल ऑप्शन. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया बी को. क्यों एलिमिनेट किया, ऑन व्हाट बेसिस, क्योंकि Vmax यहाँ पे सेम हो रहा है, Vmax सेम नहीं होना चाहिए. Km भी यहाँ पे सेम हो रहा है, देखो ऑप्शन सी में, तो Km भी सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि Km शुड बी लेस, राइट, Km शुड बी लेस. अब देखो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दोनों में अगर देखोगे तो इन दैट केस यू विल सी, यहां पे देखो विद इनहिबिटर एंड विदाउट इनहिबिटर Km दोनों में अलग अलग है. ठीक है, दोनों में अलग अलग है. अब देखो हम लोग को क्या देखना है कि जो जिसमें इनहिबिटर प्रेजेंट हो, मतलब I प्लस, जिसमें इनहिबिटर प्रेजेंट हो, हम लोग को इसमें देखना है कि उसमें Km कम होना चाहिए एंड Vmax भी कम होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते ए से, देन विल कम टू डी. देखो जिसमें I प्लस है इसका 1/Vmax है, अब ऊपर जा रहे हैं, ये वैल्यू ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन इज अबव द स्मूथ लाइन, राइट, अबव द स्मूथ लाइन मतलब अबव द I माइनस लाइन. तो ये जो 1/Vmax है दैट विल बी लेस, दैट विल बी ऑलवेज लेस. आपको अपैरेंटली लग रहा है कि सर ऊपर जा रहे हैं कैसे लेस होगा ये, राइट, शायद आप यही सोच रहे हो कि आप ऊपर जा रहे हो तो वैल्यू शुड बी मोर, वैल्यू शुड बी लेस. व्हाई, बिकॉज इट इज 1/, इट इज नॉट सिंपली Vmax, इट इज 1/Vmax. देखो सिंपल सा बात, देखो अगर ऐसे आप ऊपर जा रहे हो ये वैल्यू इट विल बी मोर, राइट, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ऊपर जा रहे हैं मतलब वैल्यू शुड बी मोर. बट यही वैल्यू अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये 1/Vmax है, these are the points which represents 1/Vmax, these are the points which does not represent Vmax. अगर ये पॉइंट सिर्फ Vmax को रिप्रेजेंट करता तब आप जितना ऊपर जाओगे Vmax उतना ही इंक्रीज होगा. बट यहां पे ये सब पॉइंट जो है 1/Vmax रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसका मतलब जितना ऊपर जाओगे उतना ही वैल्यू कम होगा क्योंकि दैट विल बी 1/Vmax. अंडरस्टूड. तो अब देखो ये जो विथ इनहिबिटर है I प्लस, तो 1/Vmax शुड बी लेस हियर, राइट, एंड यहां पे जिसका कोरिस्पॉन्डिंग 1/km है दैट विल आल्सो बी लेस, क्योंकि ये भी इधर आ रहे हैं, राइट, ये भी इधर आ रहे हैं, बिकॉज दैट वैल्यू विल आल्सो बी 1/km. अच्छा, यहां पे जिसमें इनहिबिटर नहीं है तो इसमें Vmax भी ज्यादा होगा एंड Km भी इसका ज्यादा होगा, मतलब कंपैरेटिवली, राइट. सो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, फिट फॉर अनकंपैरेटिव. नाउ कमिंग टू डी, देखो इसका जो I प्लस है इसका तो Vmax 1/Vmax एक कम होगा, फाइन, क्योंकि इसका वैल्यू ऊपर है. बट इसका Km देखो, इसका Km यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि ये अगर मैं आपको बता रहा हूं कैसे ज्यादा हो गया. देखो मान लीजिए ए है 2, ए है 4, तो ये वैल्यू क्या होगा 1/2, ये वैल्यू क्या होगा 1/4, तो कौन सा ज्यादा है 1/2 ज्यादा होगा, राइट. ये जो डॉटेड वाला है इसमें 1/km मतलब इसका जो Km है दैट विल बी मोर, बट Km शुड बी लेस फॉर अनकंपैरेटिव इन्विशन. अंडरस्टूड. इसका मतलब ये जो ग्राफ जैसे रिप्रेजेंट किया, दिस डज नॉट लुक लाइक अनकंपैरेटिव इन्विशन. अंडरस्टूड. तो ये जो ए वाला ग्राफ है दैट एग्जैक्टली कोरिस्पॉन्ड्स टू अनकंपैरेटिव इन्विशन. ठीक है, आपको दोनों चीज देखना है, आपको Vmax भी कम होना चाहिए, Km भी कम होना चाहिए. ठीक है, दोनों कम होना चाहिए. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, which one of the following statement is not true, right, which one of the following statement is not true means false. okay, चलिए देखते हैं. in competitive inhibition substrate and inhibitor compete for the same active site of an enzyme. जो competitive inhibition होता है, competitive inhibition में substrate and inhibitor
both will compete for the same site. Yes, this is true. This statement is true. Addition of a large amount of substrate to an enzyme cannot overcome uncompetitive inhibition. Yes, this is also true. Absolutely true. A transition state analog in an enzyme catalyzed reaction increases the rate of the product formation. How can it be? Transition state analog means आपको पता है क्या है? First, let us understand what do you mean by transition state. देखो, आप सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो through an invisible form, through an unstable form, because this is a stable form. This is also stable form, right? So in between, there is a transition state, which is of course unstable. मैं इस unstable का जो जो transition state, transition का मतलब क्या है? One state to another state. One state to another state. So one state क्या है? Substrate. Another state क्या है? Product. तो इन दोनों का बीच जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनका बीच में एक स्टेट आता है जिसको बोलते हैं अनस्टेबल, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, व्हिच इज ऑफ कोर्स अनस्टेबल स्टेट, राइट? तो ये जो अनस्टेबल स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, उसका अगर कुछ एनालॉग हो गया हो, तो एनालॉग विल नेवर इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन. इट विल ऑलवेज डिक्रीज. It will always decrease or it will inhibit the product formation. Okay, so this is a wrong statement. This is false. Next, in non-competitive inhibition, Km of an enzyme for its substrate remains constant as the concentration of the inhibitor increases. Yes, this is also true. क्योंकि non-competitive inhibition में Km remains constant. क्यों? क्योंकि non-competitive inhibition में ये जो inhibitor होता है, inhibitor will not compete with the substrate. Let us understand how it works. देखो, enzyme substrate ES to E plus P. अच्छा, यहां पे जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर देखो, इनहिबिटर विल compete with ES complex. तो जब इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट का बीच कंपटीशन हो ही नहीं रहा है, राइट? इन दोनों का बीच जब कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट का बीच कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि हु कैन गो एंड बाइंड टू एंजाइम. जब ये वाला कंपटीशन नहीं हो रहा है तो Km विल ऑलवेज रिमेन अनअफेक्टेड. क्यों? क्योंकि Km क्या है? Km डिफाइंस व्हाट? Km डिफाइंस सबस्ट्रेट्स एफिनिटी टुवर्ड्स एंजाइम, राइट? तो सबस्ट्रेट का जो एफिनिटी है टुवर्ड्स एंजाइम, दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो थर्ड पार्टी टू इंटरफेयर बिटवीन दीज टू. अंडरस्टूड? तो जब इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ इंटरैक्ट फाइट करेंगे कि हु कैन गो एंड बाइंड टू द एंजाइम, इन दैट केस देयर बाइंडिंग विल बी इंटरप्टेड, देयर बाइंडिंग विल बी हैम्पर्ड, सो Km विल बी अफेक्टेड. तो जब यहां पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? इनहिबिटर्स विल नॉट कंपीट फॉर द एंजाइम्स एक्टिव साइट, रेदर इट विल बाइंड टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में बाइंड कर रहे हैं, तब इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट का बीच कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, इसीलिए Km विल रिमेन अनअफेक्टेड. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, राइट? सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ये थर्ड वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा. ठीक है, देखो यहाँ थर्ड वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. देखो क्वेश्चन नंबर 7. इन एन इन विट्रो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, in an in vitro dehydrogenation reaction of succinate, okay, catalyzed by succinate dehydrogenase, malonate is added. All right, which one of the following curve represents the effect of the malonate on the catalysis of succinate dehydrogenase? Okay, अच्छा चलिए देख लेते हैं succinate dehydrogenase करते क्या है. Succinate dehydrogenase basically it converts succinate to fumarate. Okay, it converts succinate to fumarate. So who does it? Succinate dehydrogenase does it, right? अच्छा, यहाँ पे आ रहे हैं किसका बात? मैलोनेट का बात आ रहा है. अच्छा, एक बार देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है. सक्सिनेट का स्ट्रक्चर क्या है, मैलोनेट का स्ट्रक्चर क्या है, देख लेते हैं. सक्सिनेट का स्ट्रक्चर है दिस. मैलोनेट का स्ट्रक्चर क्या है? देखो क्या डिफरेंस है.
बस यहाँ पे 2 मिथिलिन ग्रुप है, यहाँ पे सिंगल मिथिलिन ग्रुप है, यहाँ पे 1 मिथिलिन ग्रुप है, यहाँ पे 2 मिथिलिन ग्रुप है. सो अगर आप देखोगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ मैलोनेट वर्सेस सक्सिनेट, स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम, राइट? सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ मैलोनेट on succinate diatogenesis? Competitive inhibition. This is absolutely a competitive inhibition, right? Competitive inhibitor. Competitive inhibitor. CI. Competitive inhibitor. अच्छा, competitive inhibition का क्या मतलब है? Km value will be increased, Vmax will remain as it is, right? अगर एक competitive inhibition हुआ, तो Km will increase and Vmax will remain as it is. Vmax will remain as it is. Km will be increased. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. अच्छा, ए है लाइन यूनिवर्सल बार्क प्लॉट 1/v वर्सेस 1/s. अच्छा, पहले हम लोग देख लेते हैं कि केएम वैल्यू कहाँ है. केएम वैल्यू होगा इधर, ठीक है, केएम वैल्यूज, राइट? दिस इज 1/km, दिस इज 1/km. अच्छा, यहाँ पे दोनों आ गया, दोनों का केएम वैल्यू सेम है, इसका मतलब दैट कैन नॉट बी योर आंसर. यहाँ पे तो केएम है ही नहीं, तो लिव इट. यहाँ पे भी आपका दोनों केएम है, ठीक है. चलो देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों केएम है. ओके फाइन. तो मैंने बी एंड सी को एलिमिनेट कर दिया. बाकी हमको क्या देखना है कि इसका Vmax सेम है, क्योंकि Vmax शुड बी सेम. अच्छा, कौन सा पॉइंट Vmax है? दिस पॉइंट इज Vmax. यहां पे देखो दो पॉइंट आ रहा है Vmax का, मतलब दैट कैन नॉट बी करेक्ट, दैट कैन नॉट बी योर आंसर. तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑप्शन ए. देखो ऑप्शन ए में आपका Vmax भी सेम आ रहे हैं और आपका Km भी दो अलग अलग आ रहे हैं. तो कौन सा Km ज्यादा है, कौन सा Km कम है? दिस विल बी मोर, दिस विल बी लेस. वाई? अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसका तो वैल्यू कम होना चाहिए, नहीं, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि ये 1/, है. मान लीजिए ये जो पॉइंट है 2, ये जो पॉइंट है 4, तो दिस विल बी 1/2, दिस विल बी 1/4. तो कौन सा ज़्यादा है? 1/2 ज़्यादा है, कि नहीं? इसीलिए ये 1/2 जो है, ये 1/km वाला जो ये है, तो दिस विल बी योर इनहिबिटर, दिस विल बी योर इनहिबिटर, क्योंकि इसका km वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एंड इसका Vmax भी सेम हो रहा है. तो दिस विल बी योर आंसर, ए विल बी योर आंसर, राइट? यस, ए विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते. देखो, एन एंजाइम इज रिपोर्टेड टू हैव अ Km ऑफ 10 मिलीमोलर एंड अ Vmax ऑफ 30 मिलीमोलर पर सेकेंड. Assuming Michaelis Menten kinetics, the reaction velocity at a substrate concentration of 20 millimolar will be how much? तो चलिए शुरू करते हैं इसका. देखो, Km कितना है? Km है 10 मिलीमोलर. Vmax कितना है? Vmax है 30 मिलीमोलर पर सेकेंड. रिएक्शन वेलोसिटी मतलब V0 आपको कैलकुलेट करना है. सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन कितना है? 20 मिलीमोलर. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. आपको पता है ना इसका जो फार्मूला, माइकलिस मेंटेन, V0 इक्वल्स टू Vmax into substrate concentration divided by substrate concentration plus Km, राइट? V0 आपको निकालना है. अच्छा, बस यहाँ पे बैठा दो. Vmax का वैल्यू कितना है? 30. सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन का वैल्यू कितना है? 20. फिर 20 प्लस 10. दिस इज बेसिकली 600/30, राइट? या 600/30 मीन्स 20 millimolar per second. 20 millimolar per second will be your answer. 20 millimolar per second will be your answer. Understood? क्योंकि 600 divided by 30 हो रहा है, तो 20 millimolar per second. Yes? Understood? बहुत सिंपल है. बस आपको वो जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है, V0 equals to Vmax into substrate concentration divided by substrate concentration plus Km, बस यही चीज आपको याद रखना है, राइट? ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9. A hypothetical polypeptide hormone binds to its receptor with an association rate constant this much, 3 into 10 to the 4 per molar per second, and a dissociation rate constant Kd this much. Now the question is, what is the equilibrium dissociation constant? अच्छा, equilibrium dissociation constant कैसे कैलकुलेट करोगे? Kd divided by Ka, राइट? तो आपका Kd वैल्यू कितना है? 6.9 into 10 to the power minus 6. K वैल्यू कितना है? 3 into 10 to the power 4. तो कितना होगा? 2.3 into 10 to the power minus 10.
देखो 2.3 into 10 to the minus 10, so your answer will be B. बस देख लो, yes, answer will be B. बहुत आसान है, right? Next question number 10. PMSF, phenyl methyl sulfonyl fluoride. PMSF is a or an what? Is a competitive inhibitor of serine protease, is a non-competitive inhibitor of serine protease, is a reversible inhibitor of serine protease, और irreversible inhibitor of serine protease. ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, प्लीज इसको याद रखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. PMSF is an irreversible inhibitor of serine protease. तो प्लीज याद रखो, this acts as irreversible inhibitor of serine protease. ओके, प्लीज इसको याद रखो, irreversible inhibitor है. Next, question number 11. The product concentration in an enzyme catalyst reaction increases linearly with time. From this we can conclude that. अच्छा, product concentration मतलब जब प्रोडक्ट बन रहा है, राइट? देखो क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन इन एन एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन इंक्रीजेस लिनियरली विथ टाइम. लिनियरली विथ टाइम मतलब, लिनियरली विथ टाइम मतलब क्या? अच्छा, यहाँ पे सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन को आप इंक्रीज कर रहे हो, इसके बाद अगर देखोगे आप सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन को ज्यादा कर रहे हो, बट V जो है, Vmax जो है, इट इज ऑलरेडी रीच्ड टू इट्स मैक्सिमम लेवल. इसका मतलब क्या है? नाउ अगर आप टाइम के हिसाब से देखोगे, विथ टाइम मतलब सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, राइट? तो विथ टाइम Vmax ज्यादा हो गया, इनफैक्ट Vmax रिमेन्स इट्स सैचुरेटेड लेवल, राइट? इसका मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट विल आल्सो बी इन सैचुरेशन फॉर्म, राइट? तो लीनियर फॉर्म में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एंजाइम इज डीएक्टिवेटिंग? नो. The reaction is product inhibited? No. The Km values are very high? No. It has nothing to do with Km value. Reaction is in zeroth order. Yes. ये जो part है, this is basically a zeroth order reaction. This is basically a zeroth order reaction. Okay? याद रखो, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है जहां पे आप सब्सट्रेट इंक्रीज कर रहे हो, वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, दिस विल बी फर्स्ट ऑर्डर. एंड जब ज्यादा हो रहा है सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन एंड आपका Vmax ऑलमोस्ट सैचुरेटेड हो गया, मतलब Vmax रिमेन्स कांस्टेंट, दैट विल बिकम जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है? तो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में आपको दो टाइप ऑफ ऑर्डर मिलेगा. पहला है आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कि लेसर सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन में आपको दिखेगा, एंड हायर सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन में आपको क्या दिखेगा? जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. प्लीज रिमेंबर इट. सो आंसर विल बी रिएक्शन इज इन जीरोथ ऑर्डर. यस. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12. In the coupled enzyme system shown below, in order to measure the kinetics of E1, the following conditions should be established. Okay? अच्छा, यहाँ पे दो रिएक्शन है, A2B, B2C, रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2. आपको क्या लिखना है, क्या देखना है? To measure the kinetics of E1. To measure the kinetics of E1. E1 का जो kinetics है, E1 का जो kinetics है, उसको देखना है, उसको मेजर करना है. So in that case, which of the following will be established? Okay, ठीक है, चलो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है? A to B, B to C, right? A coupled reaction. A to B is basically E1, B to C is basically E2, right? अच्छा, आपको क्या करना है? E1 का काइनेटिक्स मेजर करना है. E1 का काइनेटिक्स मेजर करना है. अच्छा, ठीक है, चलो ऑप्शन देखो. B एंड C मस्ट बी इन एक्सेस. अच्छा, अगर B एंड C को आप एक्सेस कर दिया तो इससे क्या पता चलेगा? अगर देखो E1 का काइनेटिक्स अगर आपको मेजर करना है तो यू शुड नॉट मेक एक्सेस ऑफ B, क्योंकि E1 तो A को कन्वर्ट करके B में, राइट? तो अगर E1 का एफिशिएंसी देखना है तो देखो A को B में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं. E1 शुड कन्वर्ट A टू B. अगर आप B को ज्यादा दे रहे हो, मतलब E1 को चांस ही नहीं दे रहे हो A को B कन्वर्ट करने के लिए, और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि A टू B कन्वर्ट हो रहा है या B आप बाहर से दे रहे हो, then what is the point of making B in excess, right? So जब आप B excess दे रहे हो, इनफैक्ट C भी आप excess दे रहे हो, उससे आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ whether E1 is working or not, or how to measure the efficiency of E1. It is very difficult if you keep increasing concentration of B or C. So this is not correct. Next, A must be in excess. अच्छा, मान लीजिए कि आप A को बहुत ज्यादा दे रहे हो, ठीक है? A को बहुत ज्यादा दे रहे हो, फाइन.
ए मान लीजिए कि कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वॉट एवर, हाउ विल यू कम टू नो? हाउ विल यू कम टू नो? यू हैव टू मेजर द कंसेंट्रेशन ऑफ बी, यू हैव टू मेजर द कंसेंट्रेशन ऑफ बी। तो सिर्फ ए को आप ज्यादा दे रहे हो एंड बी को मेजर नहीं कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कि U1 इज वर्किंग और नॉट। अंडरस्टूड? अगर आपको ए देखना है कि U1 की एफिशिएंसी क्या है, तो देखने के लिए ए तो आपको ज्यादा देना ही है, साथ ही साथ आपको देखना भी है कि बी कितना हो रहा है। आप ए ज्यादा दे रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि बी हो रहा है कि नहीं, देन हाउ विल यू अंडरस्टैंड द एफिशिएंसी ऑफ E1? अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट वे। नेक्स्ट, E2 मस्ट बी इन एक्सेस। E2 का कंसेंट्रेशन अब ज्यादा कर दो। अब देखो क्या होगा मजा। अगर आप E2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा कर दिया, इसका मतलब क्या है? E2 is ready. E2 is ready so that if B is formed, that will convert B to C. Right? But E2 तो रेडी है, E2 रेडी है कि हाँ अगर हमको B मिले तो मैं C में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अगर B को C में कन्वर्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? B कौन सप्लाई कर रहे हैं? E1 सप्लाई कर रहे हैं। अगर C का कंसेंट्रेशन कम है, इसका मतलब क्या है? B का कंसेंट्रेशन कम था, B का कंसेंट्रेशन कम था, इसलिए B को C में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे E2। अंडरस्टूड? आप तो E2 को ज्यादा रख दिया, आप E2 का जो कंसेंट्रेशन है उसको आप ज्यादा कर दिया। इसका मतलब आप बोल रहे हो E2 आप रेडी रहो, जब भी आपको B मिले आप कन्वर्ट कर दो C को, राइट? तो इसीलिए E2 इज रेडी टू कन्वर्ट B टू C। तो C जब ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ B इज मोर। सप्लाई ऑफ B इज मोर मीन्स व्हाट? E1 is working perfectly fine। आप उल्टा सोचो कि मान लीजिए कि C कम बन रहा है, इसका मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ B is less। सप्लाई ऑफ B is less means what? Who is responsible for supplying B? E1। तो अगर B का सप्लाई कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? E1 is not able to convert A to B। अंडरस्टूड? सो अगर आप E का कंसेंट्रेशन को ज्यादा रखते हो, you can definitely say whether E1 is working fine or not. This is absolutely a good approach. Next, A and B both must be in excess. A को एक्सेस किया फाइन, अगर B को भी एक्सेस कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कि A to B कन्वर्ट हो रहे हैं या B को आप ज्यादा दे रहे हो, उससे पता नहीं चलेगा। ठीक है? सो दिस इज अ रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग अप्रोच टू स्टडी द एफिशिएंसी ऑफ E1. सो योर आंसर विल बी C, राइट? यस, आंसर विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सेलुलोज सर्व्स एज a structural polymer whereas starch does not. This is because cellulose contains, सेलुलोज के अंदर क्या है? सेलुलोज इज अ पॉलीमर। अच्छा देखो, सेलुलोज में क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। मैं आपको यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 ये है H2OH, यहाँ पे होगा 6, 1 2 3 4, मतलब 4 यहाँ पे होगा, गलत जगह पे मैंने लिख दिया। ठीक है, रेड कलर था, ये था 4 देन 5 देन H2OH दिस 6। ठीक है, अब देखो ये जो 1 and 4 है, इसका बेच इन केस ऑफ सेलुलोज, इन केस ऑफ सेलुलोज क्या होगा मैं बता रहा हूँ। ये होगा ऐसे, ये होगा ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को लिख रहा हूँ, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है दिस इज 1 4, राइट? इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, राइट? और ए भी ऐसे। देखो तो ये जो लिंक है दिस इज एक्चुअली बीटा, दिस इज बीटा 1 4, दिस इज बीटा 1 4 लिंकेज। इन केस ऑफ सेलुलोज आपको ए मिलेगा, इन केस ऑफ सेलुलोज आपको ए मिलेगा बीटा 1 4। सेम चीज अगर मैं आपको बताऊं कि इन केस ऑफ माल्टोज, इन केस ऑफ माल्टोज वहां पे क्या होगा? ये जो पार्ट है मैं सिर्फ यही पार्ट आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो
अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, दिस विल बी दिस, दिस विल बी दिस। तो इन दिस केस यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 1। इन दिस केस दिस इज अल्फा, अल्फा 1 4। तो दिस विल फाइंड इन केस ऑफ माल्टोज, इन केस ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज में आपको अल्फा 1 4 दिखेगा, माल्टोज में आपको अल्फा 1 4 दिखेगा, सेलुलोज में आपको बीटा 1 4 दिखेगा। ठीक है, सो प्लीज आपको याद रखो। तो सेलुलोज में क्या है, बीटा 1 4 लिंक्ड, यस बीटा 1 4 लिंक्ड मोनोमर, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्राचेन। यहाँ पे आपको इंटरचेन मिलेगा, नॉट इंट्राचेन, आपको इंटरचेन मिलेगा, राइट, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। तो सेलुलोज में क्या है, आपको बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी इंटरचेन, यस दैट विल बी यस इंटरचेन एंड बीटा 1 4 लिंक्ड। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, द डेल्जी नॉट और malate dehydrogenase catalyzed step of Krebs cycle is plus 7.1 kilocalorie per mole. Nevertheless, the conversion of malate to oxaloacetate in vitro still proceeds spontaneously because the subsequent reaction that consumes oxaloacetate has a Delgy value of, it says like this, आपका ये है malate to oxaloacetate, राइट, फिर यहां से आपका है साइट्रेट। ये बता रहे यहाँ पे जो स्टेप है इसका जो डेल्जी वैल्यू है दिस इज प्लस 7.1। तो अगर ये प्लस 7.1 हो गया मतलब एंडरगेनिक रिएक्शन हो गया तो जनरली ऑक्सैलोएसिटेट नहीं बनने चाहिए, ऑक्सैलोएसिटेट विल अगेन कम बैक टू मैलेट। तो यहाँ पे कैसे बन रहा है, फिर इधर से जो एसिटाइल कोई आ रहा है, यहाँ पे जो एसिटाइल कोई आ रहा है, साइट्रेट आपको कैसे यहाँ पे मिल रहा है, साइट्रेट आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डेल्जी वैल्यू है दिस विल बी -7.7। देखो दिस विल बी -7.7। इसका मतलब है इसका जो नेक्स्ट स्टेप है साइट्रेट सिंथेस वाला जो स्टेप है दैट इज हाईली एक्सर्गेनिक, दिस इज हाईली एक्सर्गेनिक। तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो एंडरगेनिक स्टेप है इसको खींच लेगा टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप, टूवर्ड्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब टू द नेक्स्ट, तो ऑक्सैलोएसिटेट टू साइट्रेट बाय साइट्रेट सिंथेस, राइट। देखो यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द फिगर बिलो इज द ग्राफ ऑफ रीएनिलिंग, मीन्स reforming the double stranded molecule, reannealing of total genomic DNA from 2 different organisms. DNA was extracted from each organism, seared to an uniform size and then denatured by heating. Okay, an identical amount of each preparation of seared single-stranded DNA was allowed to reannul under identical conditions of pH, buffer, and ionic strength, and of course temperature. The reannealing curves shown were obtained by plotting the percentage of DNA remaining single-stranded versus the product of the total DNA concentration, which is nothing but a COT curve, yes, COT curve, in moles of nucleotides per liter, and times renaturation time in second, means COT, CO into T, CO into T. Okay. So now the question is, proteins are most likely encoded by which of the following population of DNA fragments indicated by X, Y, and Z in the figure below? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। This thing is basically comes under DNA renaturation, DNA renaturation kinetics, DNA renaturation kinetics। अच्छा देखो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो कॉट वैल्यू है यहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, 3 पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्स, पॉपुलेशन जेड एंड पॉपुलेशन वाई, ये 3 पॉपुलेशन है, राइट। अच्छा ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में आपका कॉट वैल्यू है, एक्स एक्सिस में आपका कॉट वैल्यू है। आप देखो बस बहुत आसान है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि आप एक्स के साथ वाई का कंपेयर कर रहे हो, एक्स का कॉट वैल्यू क्या है, कम, वाई का कॉट वैल्यू क्या है, ज्यादा, राइट। अच्छा कॉट वैल्यू कम या कॉट वैल्यू ज्यादा, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, एक्स का कॉट वैल्यू कम है इसका मतलब क्या है, कॉट वैल्यू कम का मतलब क्या है, कॉट वैल्यू कम का मतलब है इट विल टेक लेस टाइम टू रीनेच्योर, इट विल टेक लेस टाइम टू रीनेच्योर। मतलब अगर आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रीनेच्योर कर दिया, सॉरी इसको डीनेच्योर कर दिया तो सिंगल स्टैंड हो जाएगा। सिंगल स्टैंड के बाद अगर इसको फिर रीनेच्योर करोगे तो इट विल बिकम लाइक दिस,
इट विल बिकम लाइक दिस, राइट? सो पहले हो जाएगा डिनेचुरेशन, देन हो जाएगा रीनेचुरेशन। तो ये जो रीनेचुरेशन का टाइम, अगर रीनेचुरेशन टाइम इसका कम है, इसका मतलब कॉट वैल्यू भी कम है। कॉट वैल्यू ज्यादा है मतलब रीनेचुरेशन टाइम ज्यादा है, ठीक है? अब देखो, तो मैं फिर से बता रहा हूं, एक्स का कॉट वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है? इसका रीनेचुरेशन टाइम कम है, राइट? अच्छा, रीनेचुरेशन टाइम किसका कम हो सकता है? जिसके पास रिपीट सीक्वेंसेस ज्यादा हो। ये जो डीएनए था, ये जो डीएनए मैंने आपको यहां पे लिखा, ये डीएनए अगर रिपीट सीक्वेंसेस है, ये अगर रिपीट सीक्वेंसेस है, अगर ज्यादा रिपीट सीक्वेंसेस है, तो रीनेचुरेशन बहुत क्विक हो जाएगा। तो रीनेचुरेशन टाइम कम लगेगा इसको, मतलब रीनेचुरेशन के लिए इसको कम टाइम चाहिए, इसीलिए इसका कट वैल्यू कम होगा, राइट? तो ये जो एक्स पार्ट है, दिस कंटेंट्स रिपीट सीक्वेंस, दिस कंटेंट्स रिपीट सीक्वेंस। वाई क्या है? नॉन रिपीट, नो रिपीट एट ऑल, नॉन रिपीट। नॉन रिपीट, नॉन रिपीट का मतलब क्या है? कंप्लेक्स। नॉन रिपीट का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पता चलेगा क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपीट एंड नॉन रिपीट। एंड क्यों मैं यहां पे बता रहा हूं ये कॉम्प्लेक्स एंड जो रिपीट है, दिस इज बेसिकली सिंपल, दिस इज बेसिकली सिंपल सीक्वेंस। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल ऐसे लिख रहा हूं, एटीजी 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 एटीजी, ऐसे एक सीक्वेंस है, और एक दूसरा सीक्वेंस है ATGCT AGCT AT। अच्छा, दो सीक्वेंस आप देखो, कौन सा सीक्वेंस आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, कौन सा सीक्वेंस आपको सिंपल लगेगा? जो रिपीट वाला है ATG 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 ATG, दैट इज फुल रिपीट, मींस सिंपल सीक्वेंस। यहां पे देखो ATGCT AGCT AAT, दिस विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब नो रिपीट। समझ गए आप? तो जिसमें बिल्कुल रिपीट है नहीं, दैट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, जिसमें ज्यादा रिपीट है, दैट विल बी मोर सिंपल। अंडरस्टूड? ओके। जो जेड है, ये मॉडरेट, ये है मॉडरेट। अच्छा, आप क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन पे बता रहा है आपको, प्रोटीन आर मोस्ट लाइकली एनकोडेड बाय, ये जो तीन पॉपुलेशन है, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, कौन सा पॉपुलेशन प्रोटीन को एनकोड करते हैं? प्रोटीन को एनकोड डेफिनेटली जो रिपीट वाला सीक्वेंस है, दैट विल नेवर एनकोड अ प्रोटीन। अगर रिपीट वाला सीक्वेंस प्रोटीन को एनकोड करेगा, then what will be the consequence? You will get all the amino acids same. You will get all the amino acids same. For an example, if I assume that, अगर हम मान लिया कि ATG codes for valine, for an example, suppose मैं बता रहा हूं कि ATG codes for valine, तो ये जो सीक्वेंस आएगा प्रोटीन में, क्या दिखेगा आपको? valine 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 valine। Have you seen any protein sequence like that all the amino acids will be repeated? Is it possible? अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो प्रोटीन वही एनकोड करेगा जिसके पास रिपीट वाला पार्ट कम हो, राइट? तो ये जो एक्स वाला पार्ट है, दैट विल नेवर एनकोड अ प्रोटीन। तो हु इज द बेस्ट कैंडिडेट टू एनकोड अ प्रोटीन? ऑफ कोर्स द वाई, बट सम पार्ट ऑफ जेड कैन आल्सो एनकोड अ प्रोटीन। तो आपका आंसर होगा वाई एंड जेड बोथ। देखो, वाई एंड जेड बोथ विल बी योर आंसर। अब समझ में आ गया? Yes, Y and Z will be your answer. Now, question number 16 देखो. After running an agarose gel, an ethidium bromide strand band of 2 kb DNA fragment was isolated, and ethidium bromide intercalated with the band was estimated to be 20 picogram. All right. From the same gel, a research fellow isolated a 0.5 kb DNA fragment and estimated ethidium bromide as how much? Okay. देखो, जब डीएनए फ्रैगमेंट था 2 kb, तब आपको इंटरकलेटेड वाला पार्ट कितना आया था? 20 पिकोग्राम। अब यहां से आप कितना लिया? 0.5 kb लिया, तो यह कितना आएगा? 5 पिकोग्राम होगा, राइट? दिस विल बी 5 पिकोग्राम। दिस इज सो सिंपल, दिस विल बी 5 पिकोग्राम, 5 पिकोग्राम। जब 2 kb लिए थे, तब एस्टिमेटेड साइज कितना था? एस्टिमेटेड अमाउंट कितना था? 20 पिकोग्राम। अगर आप 0.5 kb ले रहे हो, तो इसका कितना होगा? 5 पिकोग्राम, राइट? यस, 5 पिकोग्राम विल बी आंसर। यस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। A 80 rich DNA fragment with a melting temperature of 60 degree centigrade will contain approximately how much? ओके, चलिए देखते हैं। अच्छा, टीएम का फॉर्मूला क्या है आपको सबको पता है?
इनका फॉर्मूला है 4 इंटू जी प्लस सी प्लस 2 इंटू ए प्लस टी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 जी सी मतलब 16 इंटू 4 64 प्लस 4 सॉरी 680 मतलब 6 इंटू 2 12, so this will be 76. Next 6 GC मतलब 24 plus 2180 मतलब 42, this will be 66. Next third one 8 GC 8 into 4 32 plus 19 into 2 38, this will be 70. 15 GC 15 into 4 60 plus 15 into 80 20, right? Yes. So sorry 15 into 2 30, so this will be 90, right? This will be 90. अब देखो आपको क्या पूछा था, इसमें 60 डिग्री आपको मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एमसीक्यू, बिलीव मी दिस इज द ब्यूटी ऑफ एमसीक्यू। देखो यहाँ पे बोल रहे कि 60 डिग्री होगा और कहीं पे भी 60 डिग्री नहीं है, so which one will be your answer? I'm telling you many students in what they'll do, तो लगेगा कि 60 डिग्री तो है, तो शायद मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दिया, क्योंकि हमको 60 मिलने चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी हालत में हमको 60 मिलने चाहिए। तो टू गेट 60 they will change some of the equation, because their mind will say I have to get 60 degree at any cost. But this is the beauty of MCQ. The beauty of MCQ says that, you know the meaning of this word approximately. Sometimes what happens, we ignore the importance of such word. We don't care about those words. Approximately लिखा है तो लिखा है, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। But this is the time to pay attention to this word. When your sentence says the value should be approximate, you should understand the meaning of approximation. Approximation means closest one, the nearest one, right? So when the question itself says your value will be approximate, it should be nearby, close to, then why are you looking for 60? You should look for those values which will be close to 60, right? So now tell me, out of 76, 66, 70 and 90, which one is close to 60? Of course 66 is closest to 60, right? So your answer will be B. This is the beauty of MCQ. Okay. Yeah. So your answer will be B. देखो, yes, your answer will be B. Next, चलो, question number 18. In order to clone a gene, you have mixed a linear piece of DNA having EcoR1 and XH1O sites with a linear vector of DNA digested at similar sites in a buffer consisting of 50 millimolar trisacial, 1 millimolar EDTA, 1 millimolar DTT, 1 millimolar magnesium, 2 millimolar ATP, 50 millimolar sodium chloride, and 5% glycerol, and 1 unit of T4 DNA ligase. This was added to it. Everything is added. Following incubation at 16 degrees centigrade overnight, what result will you expect? A DNA, a vector Leo, you have mixed a linear piece of DNA and cut it with a linear vector. This is your DNA. And what do you mean by linear vector? What do you mean by linear vector? मतलब vector which was circular, you have digested it so that it becomes linear. क्योंकि वेक्टर तो लीनियर नहीं होगा, वेक्टर लीनियर कब होगा, जो सर्कुलर था उसको आप डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए इट बिकम्स लीनियर। तो आप ये जो लीनियर वेक्टर है इसके साथ डीएनए को ऐड कर रहे हो, मतलब लाइगेट कर रहे हो, सो व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट? दिस विल बी सर्कुलर, दिस हैज टू बी सर्कुलर। व्हाई? बिकॉज वेक्टर हैज इनहेरेंट प्रॉपर्टी टू बिकम रीसर्कुलराइजेशन, वेक्टर हैज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी टू बिकम रीसर्कुलराइज्ड, so it has to be a circular one, right? So covalently closed circular DNA, of course. Nicked DNA, no. Why should it remain nicked? No. DNA will remain linear, no. Along linear, no. It will never remain linear, it will be recircular. Why? Because the vector has an inherent property. मैं बता रहा हूं आपको, मान लीजिए कि एक वेक्टर है, इसको आप डाइजेस्ट कर दिया, तो इट विल बिकम लिनियर, ठीक। यहाँ पे अगर
सेम एंजाइम दे दिया, ये सब जो डाइजेशन लाइगेशन वाला जो लाइगेस दे दिया, क्या होगा आपको पता है? दिस विल बी रीसर्कुलराइज्ड अगेन, दिस विल बी रीसर्कुलराइज्ड अगेन, ठीक है, क्योंकि दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर। तो आपका आंसर होगा ए, राइट? यस, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन एडिशन टू वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग द टेलोमेरिक डीएनए हैज G tetraplex, yes, telomeric DNA has G tetraplex, प्लीज इसको याद रखो, दिस इज द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसको याद रखो, telomeric DNA has G tetraplex, okay, yes, this has a G tetraplex, means a stretch of 4 G residue, a stretch of 4 guanosine residues, G G G G, okay, G4, so please remember it. Next question number 20, Hershey and Chase differently radio-labeled phase proteins and nucleic acids to demonstrate that the phase delivered only nucleic acids to start its intercellular proliferation. Which of the following radioisotopes were used by them? Which one was used? Potency for protein? No. Sorry. 15N for protein? No. 15N for protein? No. 35S for protein? Yes. 32P for nucleic acid. Absolutely correct. Why? Because you will find in case of methionine, in case of cysteine, right, and 32P you will find in case of DNA phosphate, okay, so your answer will be D, yes, correct. Next question number 21, which of the following best describes the hyperchromacity of DNA? Hyperchromacity means absorbance of the DNA will be more, hyper means it will be more, hypo means it will be less, right? Okay, so the shift in UV absorbance to a longer wavelength, no, sorry, wavelength will not be changed, wavelength will remain as 260 only, wavelength will neither be increased, wavelength will not be decreased, okay, so yes, neither to longer wavelength not to shorter wavelength, both are wrong. The increase in absorbance at 260 upon annealing, annealing means renaturation, मतलब डबल स्टैंड हो रहा है, जब डबल स्टैंड होगा the UV absorbance will not be increased, it will be less. So here it says increase, it says here it will increase, right? No, this is wrong. The increase in absorbance upon denaturation, yes, क्योंकि denaturation होगा मतलब सिंगल स्टैंड होगा, राइट? जब सिंगल स्टैंड होगा इसका absorbance ज्यादा होगा, so answer D will be correct, yes, D will be correct. Next question number 22, the nucleotide sequence found in two different species are almost exactly the same. The nucleotide sequence found in two different species are almost exactly the same. This suggests that these species are evolving into the same species? No. This suggests they contain an identical DNA? No. This suggests that they may have similar evolutionary histories? Yes. Because they are evolving into two different species. When they are evolving into two different species, so here it says they are evolving into the same species. No, it cannot be. Understood? जब यहाँ पे बोले दिया कि two different species, then how can it be same species? This may have similar evolutionary histories. Yes. This may have same number of mutations. No. Okay. Answer will be C. Yes. Correct. Next question number 23. Which of the following statements regarding the double helix of DNA is true? All hydroxyl group of pentose are involved in linkage? No, sorry. The strands are parallel? No, strands are antiparallel. Both strands are identical to one another? Strands are not at all identical. In fact, they are complementary. The nitrogenous bases are perpendicular to the axis. Yes. देखो, अगर ऐसे देखोगे ये जो बेसिस है, बेसिस विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, राइट? ये बेसिस क्या है? मान लीजिए AT है, GC है, CG है, TA, ये जो बेसिस है, these are perpendicular to the axis. Yes, this is absolutely true. Yes, this will be correct answer. Next question number 24. Spectrophotometric measurement of double-stranded DNA revealed that at 280 nanometer, the concentration of DNA was 25 microgram per ml with a OD of 0.5 and path length of 10 millimeter. If the path length is now changed to 20 millimeter, what will be the absorbance or OD? अब देखो, बहुत सिंपल है.
आपको पता है कि A इक्वल्स टू ECl, ठीक है, A इक्वल्स टू ECl। तो यहाँ पे आप क्या किया, ये जो L है, L जहाँ पे 10 था, ये जो 10 था इसको आप 20 कर दिया, राइट। देखो पाथ लेंथ जो 10 मिलीमीटर था इसको आप 20 कर दिया। तो व्हाट विल हैपन टू एब्जॉर्बेंस, इट विल बिकम ट्वाइस ए, क्योंकि आप C को चेंज नहीं कर रहे हो, राइट, एंड E का तो वैल्यू सेम रहेगा। अगर C को चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ L को डबल कर दिया 10 to 20, so what will happen to the value of A, the value of A will become twice A, right। तो A कितना था, OD कितना था 0.5, so what will the final A, it will be 1, right, it will be 1, yes it will be 1। now देखो question number 25, lithium bromide is a DNA intercalating agent which fluoresces upon DNA binding. ETBR absorbs in the near infrared range, no. UV range, yes. Visible range, no. Far infrared range, no. Simple. ETBR absorbs UV light. Okay, please remember it absorbs in UV range only. Yes, it absorbs in UV range. Next, question number 26. Beta oxidation of 16 carbon fatty acids and 17 carbon fatty acids leads to formation of what? देखो जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है, हर एक स्टेप में, हर एक राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, इट विल रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए। अब देखो जब 16 से शुरू होगा आपको कितना एसिटाइल कोए मिलेगा, 8 एसिटाइल कोए। वाई, क्योंकि सिंगल एसिटाइल कोए में 2 कार्बन है, तो अगर 8 मॉलिक्यूल होगा तो 8 into 2 इट विल बी 16। तो अगर 17 हुआ देन क्या होगा, 17 हुआ तो दिस विल बी 7 एसिटाइल कोए, तो 7 into 2 इट विल बी 14, और कितना बाकी रहेगा 3, सो दैट इज नथिंग बट प्रोपियोनाइल कोए। प्रोपियोनाइल कोए, आप देखो इसका जो फेट होता है, जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है, क्या होता है, देखो बीटा ऑक्सीडेशन का, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड विल रिलीज एसिटाइल कोए। ये एसिटाइल कोए कहाँ जाएगा, एसिटाइल कोए विल जाएगा, एसिटाइल कोए विल जॉइन टीसी साइकिल। अब जो प्रोपियोनाइल कोए हो गया है, where will propionyl CoA go? Propionyl CoA will be converted to succinyl CoA. Propionyl CoA will be converted to succinyl CoA. Again, this will join TCA cycle, and acetyl CoA will also TCA cycle, will also join TCA cycle. ठीक है, अब देखो तो 8 acetyl CoA, 8 acetyl CoA respectively, no. 5 propionyl CoA, wrong. This is also wrong. 8 acetyl CoA, 7 acetyl CoA, and 1 propionyl CoA respectively. Yes. So D will be your correct answer. Understood? Next, chalo, question number 27. The kinetics of an enzyme in the presence or absence of inhibitor of a reversible inhibitor is described in the following graph. If the concentration of the reversible inhibitor in experiment was equal to this, then the dissociation constant for the enzyme inhibition complex will be how much, right? अच्छा चले देखते हैं, यहाँ पे देखो विद इनहिबिटर, यह विदाउट इनहिबिटर, तो इसका Km वैल्यू कितना है, यह है 1/Km, यह है 1/Km, तो इसका वैल्यू का डिफरेंस कितना है 1/2 वर्सेस 1/4, तो कितना होगा 2, डिफरेंस ऑफ 2, मतलब अल्फा वैल्यू इज 2, अल्फा वैल्यू इज 2, इतना अल्फा वैल्यू Km इंक्रीज हुआ बाय अ फैक्टर ऑफ 2, right? So Km is basically becomes 2Km. Why? Because this 2 is nothing but alpha. ये जो Km इंक्रीज हुआ, कितना टाइम इंक्रीज हुआ, बाय अ फैक्टर ऑफ 2। कैसे हम लोग कैलकुलेट किए, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 मतलब 2, फैक्टर ऑफ 2, राइट? ओके, ठीक है, तो अल्फा को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस इनहिबिटर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनहिबिटर कांस्टेंट, the dissociation constant, that is the same thing, right? तो इसका वैल्यू अगर 2 हो गया तो 1 प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 1 को इधर लाओ, 1 इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इनहिबिटर कांस्टेंट इक्वल्स टू इनहिबिटर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू इनहिबिटर कांस्टेंट, तो इसका जो कंसंट्रेशन था कितना था 3 into 10⁻³ मोलर, राइट? सो द वैल्यू विल रिमेन सेम, 3 into 10⁻³।
यहाँ पे सेम आ रहा है क्योंकि अल्फा वैल्यू 2 है। अगर अल्फा वैल्यू 2 की जगह कुछ और होगा तो आई मीन कंसंट्रेशन ऑफ आई विल नेवर बी इक्वल टू के आई, राइट। तो पहले आपको क्या करना है इस टाइप का क्वेश्चन में, अब पहले कैलकुलेट करो अल्फा वैल्यू, कितना फैक्टर अल्फा के एम इंक्रीज हो रहा है या कितना फैक्टर वीमैक्स कम हो रहा है, ठीक है। पहले कैलकुलेट करो अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू हाउ मच, मतलब अल्फा इज द फैक्टर बाय व्हिच either km will be increased or decreased, Vmax will be decreased, right? Then you apply the formula alpha equals to 1 plus inhibitor concentration divided by inhibitor constant. Then आप इसको utilize करो, ठीक है? Yeah, this value will be C. Next question number 28. देखो, the following figure shows the plot of reaction rate versus substrate concentration for the enzyme catalyzed reaction in the presence and absence of an inhibitor. Match the possible reaction types with the plots. Okay, all right. क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, competitive inhibition, substrate inhibition, Michaelis-Menten equation and non competitive inhibition. Okay, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, अगर इस चारों में थोड़ा डिस्टिंग्विश करोगे तो ये जो competitive inhibition होगा इसका Km will be more, right? and ये जो Michaelis-Menten है this will be Km and non competitive inhibition का भी Km होगा। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि किसका Km ज्यादा है, जिसका Km ज्यादा है दैट विल बी कंपेटिटिव इन्हिबिशन, राइट। देखो Km इसका कितना है 1 मिलीमोलर, Km इसका कितना है 2 मिलीमोलर। कैसे मैं Km बता रहा हूं, क्योंकि हाफ Vmax है, राइट। जितना सब्सट्रेट कंसंट्रेशन में हाफ Vmax में आ रहे हैं दैट विल बी Km, राइट। सो Km यहाँ पे 1 मिलीमोलर, तो किस में ज्यादा है, दिस विल बी कंपेटिटिव इन्हिबिशन, दिस विल बी कंपेटिटिव इन्हिबिशन, ओके। अच्छा यहाँ पे Vmax कितना है, यहाँ पे Vmax इतना है, यहाँ पे Vmax थोड़ा डिक्रीज हो गया, देखो जितना होना था यहाँ पे डिक्रीज हो गया, Vmax यहाँ पे डिक्रीज हो गया, मतलब दिस विल बिकम नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसका जो Km है सेम है 1 मिलीमोलर, इसका जो Km है 1 मिलीमोलर, तो दिस इज Michaelis-Menten इक्वेशन, दिस इज Michaelis-Menten, दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव, दिस इज कॉम्पिटिटिव एंड दिस इज सबस्ट्रेट इन्हिबिशन, दिस इज सबस्ट्रेट इन्हिबिशन, राइट। एक बार देख लो यहाँ पे, ठीक है। या नेक्स्ट 29, द डिग्री ऑफ इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन at a particular inhibitor concentration is independent of initial substrate concentration. The inhibition follows what? क्या लिखा है, the degree of inhibition of an enzyme catalyzed reaction at a particular inhibitor concentration is independent of initial substrate concentration. Independent. अच्छा एक चीज देखो, मान लीजिए ये है एंजाइम, इसका एक्टिव साइट, यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, यहाँ पे अगर इनहिबिटर भी बाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों एक साथ फाइट कर रहे हैं, दोनों एक साथ फाइट कर रहे हैं कि कौन जाके एक्टिव साइट में बाइंड करेगा। इन दिस केस व्हिच वैल्यू विल बी अफेक्टेड, Km विल बी अफेक्टेड, Km विल बी अफेक्टेड, राइट। अच्छा यहाँ पे अगर आप ऐसे किए हो, substrate concentration is very greater than inhibitor concentration, then this inhibitory effect can be removed, this inhibitory effect can be reversed. Why? Because there is a direct competition between substrate and inhibitor. So this applies to competitive inhibition, this applies to competitive inhibition. But in case of non-competitive inhibition what happens, देखो E plus S to S to E plus P, यहाँ पे inhibitor will compete with ES to make ESI, to make ESI. तो अगर inhibitor ES के साथ compete कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे inhibitor एंड सबस्ट्रेट के बीच कोई कंपटीशन हो ही नहीं रहा है, देयर इज नो कंपटीशन, तो Km तो यहाँ पे अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इन दिस केस अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा भी कर दिए हो कंपेयर टू इनहिबिटर, दिस विल हैव नो इफेक्ट, दिस विल हैव नो इफेक्ट। व्हाई? हियर इट सेज इंडिपेंडेंट, मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों तो फाइट ही नहीं कर रहे। देखो सबस्ट्रेट एक मॉलिक्यूल है, इनहिबिटर एक अनदर मॉलिक्यूल है, दोनों अगर एक साथ फाइट करेगा, देन अगर दोनों फाइट कर रहे, देन अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, then substrate will have, they will be the winner, they will be the winner because they are fighting, so substrate का concentration ज्यादा है, they will be the winner। तो जहां पे उन दोनों फाइट ही नहीं कर रहे, तो चाहे उसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा हो कम हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए जो इंडिपेंडेंट वाला बात है कि
पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, ये जो इनहिबिटर कंसेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट, इसका कंसेंट्रेशन चाहे कितना भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसका ऊपर? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ऊपर, राइट। इसमें तो पड़ेगा, मिक्स्ड में भी पड़ेगा, अनकॉम्पिटिटिव में भी पड़ेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव में नहीं पड़ेगा, राइट। क्यों? क्योंकि ओनली इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन Km is not affected. In this case, Km is affected. In this case, Km is affected. In this case, Km is affected. Here, now let me tell you. Here, in case of competitive inhibition, Km will be increased. It will be increased. Mixed inhibition, Km will be decreased. Uncompetitive, Km will be decreased. मतलब Km will be influenced. Km will be changed. But in this case, Km will remain as it is. Only in case of non-competitive inhibition, Km will remain as it is. That's why it will have no effect. That's why it is independent of the initial substrate concentration. Okay, so your answer will be D. Yes, answer will be D. Next, question number 30. The turnover numbers for the enzymes U1 and E2 are 150 per second and 15 per second respectively. Okay, चलो U1 का है 150, E2 का है 15. This means U1 binds to the substrate with higher binding affinity. ये क्या है? टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर के साथ इसका जो रिएक्शन वेलोसिटी है या तो जो बाइंडिंग एफिनिटी है, इसका कुछ रिलेशन नहीं है, टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। ठीक है, ये टर्नओवर नंबर मतलब इतना, अगर मान लीजिए कि मैं बता रहा हूँ कि 15 पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है? हर एक सेकेंड में 15 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। हर एक सेकेंड में 150 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। दैट्स इट। सो here it says the velocity of the reactions catalyzed by U1 and E2 at higher respective saturating substrate concentration could be equal if the concentration of E2 used is 10 times than the U1. No. See, this deals with turnover number. Turnover number is entirely different from velocity, is entirely different from substrate affinity also, right? So that's why statement A and statement B both are wrong. The velocity of U1 catalyzed reaction is always greater than that of E2, and the velocity of U1 catalyzed reactions at a particular enzyme concentration and substrate saturating concentration is lower than that of E2 catalyzed reactions under the same condition. No. So the velocity of U1 catalyzed reactions will be always greater than that of E2. Yes. Why? Because the turnover number is more, 150. So that will produce more compared to E2 always. Okay. Yes. So your answer will be C. Yes, the velocity of U1 catalyzed reaction, the velocity of U1 catalyzed reaction is always greater than that of E2. Why? Because your Kcat is more. Kcat is more E1 to E2. Right? Kcat is more E1 to E2. ओके, अब थैंक यू बोलने का टाइम आ गया। तो हम लोग पूरा बायोकेमिस्ट्री का जो सेशन यहाँ पे जो डिस्कस किए, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस किए, हम लोग एंजाइम बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस किए, राइट। तो यू प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस अगेन and try to understand the difficulty level, and I'm sure you will sign it. Thank you so much.